हमें सबको बराबर देखना चाहिए और जितनी भी विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब भी हमें लगता है कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनका मिस यूज़ हो रहा है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर जिस तरीके का कई बार सरकारी अधिकारियों के रूप से बर्ताव किया जाता है आम पब्लिक के साथ, चाहे वो आप ट्रैफिक के टाइम देख लीजिए, चाहे वो किसी और कोई जगह प्रोसेशन हो, कोई भी हो, वो व्यवहार अपने आप में कहीं ना कहीं लगता है कि हम भारत के नहीं किसी और देश के नागरिक। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग प्रहरी की ओर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एडवोकेट डॉक्टर राजीव मेजर के साथ, और हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ पे अपना ये जो एपिसोड्स हैं वो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज तक हमने बात की प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स की, और राइट्स हैं तो फिर साथ में ड्यूटीज़ भी होंगी। तो आज हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि वो हमारे को फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारा मॉरल, जो हमको करना है, जो हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, उस पर बात करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। ध्रुव जी, ये शुरू में जब फंडामेंटल राइट्स पे हमने बात की थी जी, उस वक्त एक छोटी सी घटना मैंने आपको बताई थी कि जब यूएनओ का ह्यूमन राइट्स पे चार्टर आया था, उस समय भी ये बात उठी थी कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी कुछ होनी चाहिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन हमारे संविधान में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये काफ़ी लेट इनको डाला गया, ऐड किया गया। इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स थे। ओके। क्योंकि शायद उस वक्त संविधान सभा में लोगों ने ये चर्चा की होगी कि हमें तो एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, और बेहतर समाज के निर्माण के साथ साथ ही एक बेहतर व्यक्ति भी जो है वो पैदा होगा, एक निर्मित होगा। लेकिन लेटर ऑन ये समझा गया कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ और बेहतर समाज के निर्माण के साथ साथ यदि आपने एक बेहतर व्यक्ति भी निर्मित करना है तो फिर ये एक एहसास भी उनको करवाना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ वास्तव में नेशन के प्रति और समाज के प्रति क्या है। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई। 76 में जाकर के जब इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट हुई, और उस 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो डाली गई जी। फिर लेटर ऑन जाकर के 2002 में अमेंडमेंट एक्ट 2002 पास हुआ, तो ये टोटल हमारे पास ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये 11 हुई। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ये 2002 में ऐड हुई इसमें। ओके। और दूसरी मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में शामिल हुई, इसका जो सोर्स है, जो वो पुराने सोवियत संघ का जो संविधान है, हमारा जो सोर्स है इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो पुराने सोवियत संघ का जो संविधान है यूएसएसआर का, वहाँ से ये सारी ड्रॉ की गई है। और एक बात और इसमें जोड़ना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अच्छा। जैसे जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं उनको कोर्ट इन्फोर्स करेगा, लेकिन ये इनको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करता। ये ड्यूटीज़ जो हैं ये पार्लियामेंट एक्ट पास करके इनको इन्फोर्सेबल बना सकता है, लेकिन कोर्ट इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाएगा। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूँगा जी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप बोल रहे हैं कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकते, तो और पार्लियामेंट करेगा। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो क्या ये ऑलरेडी एनफोर्स्ड नहीं है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ही नहीं है। ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो कोई उसके अगेंस्ट मतलब केस नहीं दायर हो सकता सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के यहाँ तक तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। वो अगर ऐसी स्थिति आती है, कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है,
देन उसके लिए तो अलग से लॉ है, लेकिन इन्फोर्सेबल बाई ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट एक्ट पास करके इनको इन्फोर्सेबल बना सकता है कि इन परिस्थितियों में कौन कौन सी ड्यूटीज़ करना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न ज़रूर है, लेकिन मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं दे आर इन्फोर्सेबल बाई लॉ। एनी पर्सन कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। बस जहाँ तक ड्यूटी की बात है, अगर कोई ड्यूटी नहीं करता तो ये नहीं कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगी। गवर्नमेंट अपने लेवल पे पार्लियामेंट पे एक्ट पास करके इनको इन्फोर्सेबल बना सकती है। अब एक चीज़ थोड़ा आपके प्रश्न से पहले मैं जोड़ दूं, फिर आप ये सोच सकते हैं कि भी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनका कोर्ट के साथ क्या संबंध है। वास्तव में जब भी कोई लॉ इंडिया में बनता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट चेक कर सकता है इन रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, इन रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसकी वैलिडिटी कोर्ट चेक कर सकता है, लेकिन इसकी जो इन्फोर्सेबल जो कैपेसिटी है इनको इन्फोर्स करने की वो पार्लियामेंट के पास है। ये फ़र्क है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स। सच बोलूं तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, पर शायद जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज समझेंगे तब ये ज़्यादा क्लैरिटी होगी जी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। क्योंकि अभी मुझे एटलीस्ट ये लग रहा है, हो सकता है हमारी ऑडियंस थोड़ा डिफरेंटली देख रही हो, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली एक आउटलाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि एक इंसान को देश के प्रति या समाज के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, विच इज़ मोर ऑफ अ मॉरल थिंग। जी, इट इज़ नॉट लॉ। जी जी। हालांकि जो राइट्स हैं दे आर ऑल्सो अ लॉ इन अ वे, क्योंकि वो कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हक हमको राष्ट्र दे रहा है, और पर ड्यूटीज में राष्ट्र हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ये ड्यूटीज करें। ये एक्सपेक्टेशन है एक देश की और देश की सरकार की अपने नागरिकों से, पर इट इज नॉट एनफोर्सेबल अभी कोर्ट। ओके, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहां विशेष परिस्थितियां होंगी वहां पे एक्ट पास करके इनको इन्फोर्सेबल भी करवा सकता है, लेकिन वो करवा सकता है पार्लियामेंट। फिर जब पार्लियामेंट इसको इन्फोर्स करेगा तो कोई भी व्यक्ति इनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। ये इन अ वे एक अगर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, आप बताएं कि वो सही है कि गलत, कि हमें सच बोलना चाहिए, बट आई कैन नॉट फोर्स यू कि आप सच ही बोलेंगे। ये नैतिकता का प्रश्न है। सो जब हम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा नैतिक मूल्यों को लेकर आते हैं कि आदमी का समाज में विचरण कैसा होना चाहिए, उसे कैसे समाज में रहना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब जो नेक्स्ट ये है कि ये जो ड्यूटीज़ हैं ये मेंशन हैं अध्याय 4A में। संविधान का जो चैप्टर 4A है उसके सेक्शन 51A में ये सारी की सारी ड्यूटीज़ मेंशन हैं जी। और 2002 के बाद टोटल ये 11 ड्यूटीज़ हो गई हैं। जो फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी एक भारतीय नागरिक की, वो ये है कि ही मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। और वो अपने राष्ट्रीय झंडे का और राष्ट्रीय एंथम जो गान है हमारा, उसका सम्मान करेगा। ओके। जो भी भारत का नागरिक है उसे संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। वो किसी भी हालात में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। ओके। वो सुझाव रख सकता है, परिस्थितियों के हिसाब से सुझाव रख सकता है सरकार के सामने, अपनी बात रख सकता है कोर्ट के सामने, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में व्यक्तिगत तौर पर वो संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। और दूसरी बात ये कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, हमारा नेशनल फ्लैग, उसकी वो रिस्पेक्ट करेगा हर परिस्थिति में। उसके प्रति जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय झंडा ही किसी देश की पहचान होता है। राष्ट्रीय झंडा ही किसी देश की दूसरे देशों के समक्ष वो रेस्पेक्ट होती है जी, है ना। तो उसकी रिस्पेक्ट प्रत्येक नागरिक करेगा। और तीसरा इसमें जोड़ा गया है कि जो राष्ट्रीय गान है, अब कई चीज़ें, पिछले दिनों कई चीज़ें राष्ट्रीय गान पर भी कुछ लोगों ने कई तरह के प्रश्न उठाए, लेकिन ये कर्तव्य बनाया गया है 76 में कि राष्ट्रीय गान के प्रति हर आदमी रिस्पेक्टफुल होगा। आप देखेंगे जब भी कोई सभा होती है, जब राष्ट्रीय गान लगाया जाता है, हर आदमी को उठना पड़ता है। और वो उठना भी एक विशेष पोजीशन में पड़ता है। अगर वो पोजीशन खराब होती है तो वो डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है राष्ट्रीय गान के प्रति। अब तो मेरे ख्याल इस पे लॉ भी है।
लॉ भी है इसमें। अब तो लॉ law आ भी गया। अब लॉ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लॉ भी है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी भी मानी जाती है। जी। और दूसरा जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि हर आदमी जो है वो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला था, जो हमारा स्वाधीनता का आंदोलन था, उसके जो नोबल आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करेगा। अब ये बड़ा विस्तृत प्रश्न है, हमारे नोबल आइडियाज़ उस वक्त थे क्या? ठीक है। हमारे नोबल आइडियाज़ ये थे कि हम एक समता और समानता पर आधारित समाज पैदा करेंगे, हम प्रत्येक नागरिक को बराबर समझो, फंडामेंटल राइट्स में हमारे आ भी चुका है। और दूसरी बात, कोई भी आदमी समाज से बड़ा नहीं माना जाएगा, देश से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा, लॉ के सामने सारे बराबर होंगे। ये सारे के सारे जो आइडियाज़ मैंने शुरू में भी आपको बताया था नोबल फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हुए कि सारे आइडियाज़ कहाँ से आए हैं, हमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आए हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो भी नोबल आइडियाज़ डेवलप हुए उनका हर आदमी फॉलो करने की कोशिश करेगा। ये हम उसकी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, इनके वो विरुद्ध नहीं जाएगा। हालांकि इस पर भी बहुत सी चर्चाएं हैं और हो भी सकती हैं, लेकिन एक ड्यूटी के तौर पर ये माना गया है कि उन नोबल आइडियाज़ को हर आदमी फॉलो करेगा। और तीसरी जो ड्यूटी है वो है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। सॉवरेनिटी पर हम बात कर चुके हैं प्रेम्बल के दौरान भी कि संप्रभुता हमारी है जी। हमारी संप्रभुता ये है कि हमें कोई दूसरा आदमी बाहर से डिक्टेट नहीं करता, कोई दूसरा देश हमें डिक्टेट नहीं करेगा, ये हमारी संप्रभुता है जी। और यूनिटी और इंटीग्रिटी से हमारा मतलब, ये दोनों में अंतर है। यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम कई बार हम लेते हैं एक ही नज़रिए से। हमारी इंटीग्रिटी और यूनिटी का मतलब है कि एक होती जियोग्राफिकल यूनिटी जी, कि हम जो भारतीय अखंडता है वो भौगोलिक रूप से देखते हैं। एक है हमारी कि लोगों की भावनात्मक एकता। ओके। तो ये है एक तरफ यूनिटी, एक तरफ इंटीग्रिटी। तो इन चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करेगा। हमारी जो भावनात्मक एकता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पैदा हुई थी उसको भी वो प्रोटेक्ट करेगा, और जो हमने एक ज्योग्राफी के आधार पर एक देश बनाया उसकी भी वो यूनिटी की प्रोटेक्शन करेगा, और साथ में इसकी सॉवरेनिटी की भी प्रोटेक्शन करेगा। ये तीन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हुई। और नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये थी कि हम हर हालत में अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे और हम नेशनल सर्विस देंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने देश को छोड़कर, अगर वो परिस्थिति है कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत है देश को, तो उस वक्त हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी प्रकार का हम कार्य करके राष्ट्र की सेवा करेंगे, वो चाहे आर्मी के लोग हों, चाहे खेत में काम करने वाला किसान है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई भी लोग है, पत्रकार है, कोई और लोग हैं, किसी ना किसी रूप में देश का कोई ना कोई कार्य ऐसा जरूर करेंगे जिसमें देश सेवा जो सामने देश की प्रगति में हेल्पफुल, प्रगति में सहायक। एक डॉक्टर साहब सवाल आ रहा है कि जब हम संप्रभुता की बात करते हैं जी, या राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं, तो बहुत से लोग मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अभी मोदी जी का एक बयान बड़ा पॉपुलर हो रहा था जहाँ इजराइल में जाके वो फादरलैंड और मदरलैंड बोल रहे थे, तो क्या इन चीज़ों को संप्रभुता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? देखिए, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाकर के उनके नेशन को किस नाम से संबोधित करता है, मुझे लगता है इस पर एक प्रश्न तो और विचार तो राष्ट्र को करना चाहिए कि ये हमने तो कभी ऐसा पहले सुना नहीं था। ये मदरलैंड, इंडिया इज़ मदरलैंड, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि है इसकी, लेकिन वो इजराइल फादरलैंड है या नहीं हमने कभी वो अजीब लगा मुझे। और लेकिन सबसे बड़ा ये जो संप्रभुता का प्रश्न जो सबसे बड़ा, ये जनता की तरफ से नहीं आया, लेकिन संप्रभुता का खतरा आज अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि भी हमने एक बहुचर्चित खबर सुनी कि भी 30 दिन के लिए अमेरिका ने हमें रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दी। तो हु इज परमिटिंग? ट्रम्प, बाहर का एक व्यक्ति। यहाँ संप्रभुता लोगों की ओर से खतरे में नहीं गई, जहाँ संप्रभुता सरकार की ओर से खतरे में चली गई है। तो सरकार भी क्योंकि राष्ट्र का हिस्सा है और सरकारी राष्ट्राध्यक्ष भी जो है एक नागरिक है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है भारतीय समाज के सामने खड़ा होता है। लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अब कोई आदमी किसी अपनी ड्यूटी को कैसे निभाता है, कैसे करता है, ये उसके अपना नैतिक जो उसका
विजन है उसके उस हिसाब पर से। निर्भर करता है। धन्यवाद, तो ये हमारा मेरी जिज्ञासा खत्म करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी। और जो पांचवी सर हमारी ड्यूटी है ध्रुव जी, वो है कि हम अपने ब्रदरहुड और हार्मनी जो हमारी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जी। हार्मोनी ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, रीति रिवाज हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। तो अगर हम एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही पद्धति को लेकर चलेंगे तो जो लोगों का आपस में सामंजस्य स्थापित होता है वो खतरे में चला जाता है। हमें सबको बराबर देखना चाहिए और जितनी भी विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। हार्मोनी हमें स्थापित करनी है, हमें विरोधाभास जो है उससे बचना है हर हालत में। और ब्रदरहुड की बात भी इससे जुड़ती है क्योंकि विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज होने के कारण, विज़न होने के कारण कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाते हैं लोगों में। लेकिन एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि उस वो ब्रदरहुड को जो है वो हमेशा स्थापित करने का प्रयास करे, उसको तोड़ने का प्रयास ना करे। अब उस हिसाब से डॉक्टर साहब अभी तो बड़ी अजीब अजीब खबरें सुनने को मिलती हैं कि पुलिस के डीएसपी बोल रहे हैं कि आपका ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो इसको ये मानना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है या ये कोई और परिस्थिति हो सकती है? ये हमारी राष्ट्र के प्रति जो ड्यूटी है हमारी उसके एकदम विरुद्ध है। देखो और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। पब्लिक प्लेस पर जिस तरीके का कई बार सरकारी अधिकारियों के रूप से बर्ताव किया जाता है आम पब्लिक के साथ, चाहे वो आप ट्रैफिक के टाइम देख लीजिए, चाहे वो किसी और कोई जगह प्रोसेशन हो, कोई भी हो, वो व्यवहार अपने आप में कहीं ना कहीं लगता है कि हम भारत के नहीं किसी और देश के नागरिक हैं। जी। तो ये जो तौर तरीके हैं इन तौर तरीकों को तो समाप्त करना चाहिए, अदरवाइज ये सामंजस्य ये सारा स्थापित नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को ये पता था कि शायद ऐसी समस्या कभी आए, तो उन्होंने पहले लिखा कि आइडियली आपको ये करना चाहिए। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को भी पता होने की बात नहीं, बल्कि जहाँ भी विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं, भाषाएं होती हैं, खास करके धर्म जब अलग अलग होते हैं राष्ट्र में, तब ये परिस्थिति किसी न किसी रूप में पैदा हो ही जाती है। लेकिन इसका जिम्मेवार सदैव ही वो व्यक्ति रहा है जो समाज का उस समय नेतृत्व कर रहा होता है। आप किसी भी हालात को देख लीजिए जी। लोगों की तरफ से कभी यूनिटी को खतरा नहीं हुआ। यूनिटी को खतरा हुआ है हमेशा उन लोगों को जो इस परिस्थिति में अपनी राजनीति को कायम रखना चाहते हैं। जी, इसी से मैं दर्शकों से इसी बात पे मेरे को लगता है कि मैं बता दूं कि अगर हम भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी देखें जी, तो आप मेरे को करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं, तो जी। महात्मा गांधी को भी सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस हो रहा था वो ये हो रहा था कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इकट्ठे नहीं आ रहे थे भारत की आज़ादी के लिए। जी। तो शायद वहीं से प्रेरणा मिली होगी कि इसको एक नैतिक ड्यूटी बनाई जाए ताकि हम लोग इकट्ठे होकर एक सशक्त भारत बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि अल्टीमेटली जीत तो उन्हीं लोगों की हुई, उन्हीं लोगों के नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली जो वास्तव में सबको साथ लेके चलना चाहते थे। अगर वो थोड़े बहुत थे भी तो लेकिन उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी कारण मैंने बताया कि सत्ता में बैठे लोग जब उस चीज़ का राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तब लोग भी बंट जाते हैं फिर। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसके एकदम विरुद्ध है। तो वहाँ अगर फंडामेंटल ड्यूटी के विरुद्ध है तो फिर ये संविधान के भी विरुद्ध है जी। तो ये है। और इसके बाद है अगला हमारा कि भी हमारी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को हमेशा बचा के रखना चाहिए। और ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरी दुनिया और ख़ास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सामने आ जाए, हमारे देश के सामने भी है। आप वायु प्रदूषण देख लो, आप चाहे ज़मीन में जो फसलें उगती हैं ज़मीन प्रदूषित हो रही है, हमारा जल प्रदूषित हो गया। ये जो विकास का रास्ता हमने अपनाया है, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी से हट करके हम लोगों ने पूरा राइट्स दे दिए कैपिटलिस्ट को और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप किसी भी तरीके से आओ और यहाँ पे मशीनरी लगा करके आपको प्रोडक्शन करनी है, हम उस समय अपने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को भूल जाते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट बने हैं लेकिन हमें उन पर एक चेक रखना पड़ेगा कि ये लोग क्यों इस तरह की तरीके की इंडस्ट्री लगने देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अपने इलाके में आजकल ये क्रशिंग का जो इशू है, बड़ा माइनिंग का इशू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी।
अब उसमें लॉ तो ये है कि भी हर साल बरसात में नदी अपने साथ कुछ पत्थर और रेत लेके आती है, वो जितना लाती है उसका एक मतलब कि मेजरमेंट होता है, उतना उठा करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका एक्सप्लॉइटेशन इतना हुआ इस लॉ का, जिसमें राजनीतिज्ञ भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें मुझे कहने में कोई गुरीज नहीं कि शायद अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, और गांव में जो मठाधीश ठेकेदार हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हालात ये पैदा हो गए कि नदियों की शक्ल बदल गई, पहाड़ों की शक्ल बदल गई, हमारे जंगलों की शक्ल बदल गई, और जो इसके विरुद्ध बोलता है उनकी भी कोशिश होती है कि वो ना बोल पाए। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एकदम विरुद्ध है। फंडामेंटल ड्यूटी तो है इन्वायरमेंट को सेव करने की, हमने इसको एकदम गलत बना दिया। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, तो अभी आपकी इसी बात से एक और दूसरा पक्ष भी आ रहा है मेरे दिमाग में। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव नहीं कर रहे हैं। कई बार डेवलपमेंट के नाम पे और ये सब के नाम पे हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं। पर अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल समझो कभी ऐसी स्थिति आए जहाँ हमें लगे कि एक नेचुरल इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके क्या उसका केस प्लीड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हिमाचल की अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट का ये भी मानना है कि हिमालयन इकोलॉजी जो है वो बड़ी फ्रेजाइल है। तो जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट या लेन्स, सड़कें बन रही हैं या कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है या इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है। तो अब वहाँ पे जब हम नेशनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो एक पक्ष है, पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है, तो क्या ये विरोधाभास है या क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है उस बेसिस पे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? देखिए ध्रुव जी, जब भी हमें लगता है कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनका मिस यूज़ हो रहा है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि भी हमारे पास 2 तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, पूरी दुनिया में विकसित हो चुकी हैं। एक टेक्नोलॉजी है कि आप इन्वायरमेंट को बचाने के साथ साथ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो महंगी टेक्नोलॉजी है। अब मान लो एक नदी है, एक पहाड़ है, आप पहाड़ के पूरे वृक्षों को बचाते हुए साइंटिफिक तरीके से अगर टनल्स उसमें से निकाल देते हैं तो पहाड़ भी बचा रहेगा, आपके वृक्ष भी बचे रहेंगे और उसमें डेवलपमेंट भी हो जाएगी। एक नदी है, आप नदी के किनारों को गिराए बिना नदी के ऊपर भी पुल बना, कई देशों ने बनाए, खास करके मैं चाइना की उदाहरण आपके पास देता हूँ कि चाइना ने इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को सामने रखते हुए ही अपनी सारी की सारी डेवलपमेंट की है जी। और इसीलिए आज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो नंबर 1 माना जाता है, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे आपकी ब्रिज की बात हो, चाहे टनल की बात हो। तो ये प्रश्न तो कोर्ट भी इसको देख सकता है, कोर्ट में भी हम लोग, क्योंकि जब भी हमारे समाज में मनुष्य के रहने लायक नहीं बनेगा, एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हम लोग जो है उसमें इनेक्ट भी कर सकते हैं, लॉ भी बना सकते हैं। ये चीज़ें हैं उसमें। लेकिन क्योंकि हमने जब सारा प्राइवेटाइज कर दिया, मेरा डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि ये नेशनल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जी, क्या उस बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं किसी एक्टिविटी को? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, सोशली भी चैलेंज कर सकते हैं आप, और इसको आप लीगली भी चैलेंज कर सकते हैं। ये प्रश्न था, क्योंकि जस्टिफिकेशन दोनों साइड पे होती है फॉर एनी एक्शन। जैसे आपने माइनिंग की बात की तो लोग बोलते हैं डिमांड है जी, तो घर भी तो बनेंगे, बट उसका लेवल क्या है, लेवल क्या है और वो कितना होना चाहिए। हाँ, मतलब लेजिटिमेट से एक्सप्लॉयटेशन के बीच की लाइन ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है। पर बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव जी, बात वहीं पे आती है कि वो नैतिक मूल्य हमें इनकलकुलेट हुए कि नहीं हुए। हमने यदि प्रॉफिट को ही आधार बनाना है कि एक कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट का काम और बिजनेसमैन का काम केवल प्रॉफिट बढ़ाना ही है, और प्रॉफिट बढ़ गया, उसकी संपत्ति बढ़ गई, तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, नहीं। हमें ये भी देखना है कि कहीं हमने समाज को इतना नुकसान तो नहीं कर दिया कि अब वो समाज जो है आगे बढ़ने के काबिल ही ना रहे। अगर एनवायरनमेंट खराब होता है तो सबको नुकसान होगा, अमीर को भी होगा और गरीब को भी होगा। तो हम इसको लीगली भी और सोशली भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। सो ऑन बेसिस ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज हम किसी
अगर ऐसी परिस्थिति आए हाँ, तो हम कर सकते किसी इवेंट को चैलेंज कर सकते। चैलेंज हो भी रहे हैं ये। ओके, ठीक है। ठीक है और इसके बाद ये है कि हम जो हमारा मिक्स्ड कल्चर है, जी, जो इंडिया का मिक्स्ड कल्चर है, उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। वो पहले डिस्कस हो भी चुका है। हमारी संस्कृति जो है मिक्स संस्कृति है। आप देखेंगे साउथ में कुछ और रीति रिवाज हैं, नॉर्थ में कुछ और हैं। कई जगह तो ऐसी भी हैं, ध्रुव जी की भी जो बारात है वो लड़के लेके नहीं जाते बल्कि लड़की लेके आती है, और शादी वो लड़की के घर में परफॉर्म नहीं होती, वो लड़के के घर में होती है। ऐसे ही कई और चीज़ें हैं हमारी जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, रीति रिवाजों में, पहरावे में, भाषा में, संस्कृति में, आपसी व्यवहार में। तो इसको हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई विरोधाभास पैदा नहीं करेंगे। ये भी हर आदमी की अपने आप में ड्यूटी। अक्सर कह दिया जाता है आपके रीति रिवाज तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे लोग हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा आपसी भाईचारा टूटता है और हमारी जो मिक्स जो कल्चर है, साझापन है, वो हमारा ख़त्म होता है। आज की बातचीत डॉक्टर साहब से यहीं पे विराम देते हैं और फिर अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मिलेंगे। अभी हमको हमारी ड्यूटी समझनी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि हर भारतीय इस बात को समझे कि हमारा संविधान है क्या और ये देश के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हम इस देश को आगे और कैसे चला सकते हैं। अभी बलिदान दिवस भगत सिंह का था 23 मार्च को। इतने लोगों ने कुर्बानी दी इस देश को बनाने के लिए और विडंबना ये है कि हम बेसिक्स ये देश के को चलाने और बनाने के लिए जो स्पिरिट थी हम उसी को नहीं जानते हैं। तो इसी बात के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि इस पर विचार करिए, इस सब को शेयर करिए और अपने विचार भी हमारे साथ साझा करिए। धन्यवाद।